हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है, जो छात्र एवं छात्राएं बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए यह लुसेंट ऑब्जेक्टिव से जो लिया गया प्रश्न है, बायोलॉजी से लिए हैं, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सुनिए और सुनने पर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए ज़्यादा विशेष टाइम नहीं लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अध्याय 2 है बायोलॉजी का, पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। चलिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसे लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। और जूम दोस्तों कर लेते हैं इसे। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? यह लिनियस है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस है। वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम, वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था स्वीडन से। वर्गीकी का प्राकृतिक सिस्टम, वर्गीकीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया गया था? तो स्वीडिश से किया गया था। पुष्पी पौधों को किसमें रखा गया है? पुष्पी पौधों को किसमें रखा गया है? फेनरोगैमस में रखा गया है। पुष्पी पौधों को किसमें रखा गया है? फेनरोगैमस में रखा गया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, अपुष्पी पौधों को किसमें रखा गया है? अपुष्पी पौधों को किस में रखा गया है? जीनस में रखा गया है। अब सॉरी दोस्तों, यह क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोगैमस होगा। क्रिप्टोगैमस होगा। अपुष्पी पौधों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैमस में रखा गया है। अपुष्पी पौधों को किस में रखा गया है? क्रिप्टोगैमस में रखा गया है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वर्गीकी की आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकी का आधारीय इकाई क्या है? वर्गीकी का आधारीय इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा एस्पेसीज। वर्गीकी का आधारीय इकाई क्या है? एस्पेसीज। वर्गीकी का आधारीय इकाई क्या है? एस्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? ये जो जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? जलीय पौधा होता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है? जलीय पौधा होता है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनकी, कौन बताते हैं, क्या बताते हैं? वंश एवं जाति। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय यह है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताता है क्या? वंश व जाति बताता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, जिन पौधों के बीज बनते हैं, जिन पौधों के बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। जिन पौधों पर बीज बनते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, कहलाते हैं अनावृत बीजी कहलाते हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु को खोज ल्यूवेन हॉक साहब ने किए थे। जीवाणु की खोज किसने किए थे? ल्यूवेन हॉक ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से सही कौन है? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से क्या है? यह सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं? नहीं, स्वपोषी सभी जीवाणु नहीं होते हैं। कुछ जैसे कि कुछ जीवाणु स्वपोषी हो सकते हैं, या ऐसे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, इसलिए ये गलत है। स्वपोषी पेड़ पौधा आता है जैसे कि जो खुद से पोषाता है, दूसरे पर आधारित नहीं, उसे स्वपोषी कहते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी नहीं होंगे। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी, हाँ, ये अधिकांश जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं जो विभिन्न पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं, अर्थात डी भी गलत होगा। अगले क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन नंबर, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, जीवाणुओं को पौधों माना गया है क्योंकि क्या है? तो इस जीवाणुओं को पौधे माना क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, जीवाणुओं को पौधे माना गया क्यों? क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु में कठोर कोशिका भित्ति होती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणु कोशिकाओं में किस में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति में जीवाणु नहीं होता है, जीव द्रव्य में नहीं होता है, राइबोसोम में नहीं होता है, सूत्रकणिका में होता है। इसका आंसर राइट हो जाएगा सूत्रकणिका। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता क्या? तो सूत्रकणिका नहीं होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? होता है इसकी सर क्षर रूपी होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति किस रूप में होता है? क्षर रूपी होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति किस रूप में होती है? क्षर रूपी में होता है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं गोलाणु। वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु। ऐसे जीवाणु की साधारण आकृति कौन सी में होता है? क्षर रूपी, यानी लंबा लंबा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो एक गोल जीवाणु कोक्कस कहलाता है। एक गोल जीवाणु, सॉरी दोस्तों, यह जो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर वाला होगा क्वेश्चन,
कोकस कहलाता है। एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाते हैं। एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरिलम कहते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? स्पाइरिलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो शैवाल बहुत तो नहीं पाए जाते हैं सर्वाधिक संख्या में, कवक भी नहीं पाए जाते हैं। अर्थात जीवाणु को हम गिन नहीं सकते हैं, यानी वह छोटे छोटे होते हैं जिसे हम देख भी तो नहीं सकते हैं और कुछ को देख भी सकते हैं, लेकिन बहुत सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु, अर्थात इसका डी भी आंसर गलत होगा। क्वेश्चन 20 नंबर है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य कहलाता है। कौन सी कहलाता है? यह वर्णकीलवक कहलाता है। वर्णकीलवक कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आश्चर्य कहलाता है, वर्णकीलवक कहलाता है। पाश्चर प्रसिद्ध है किस लिए? पाश्चर प्रसिद्ध है किस लिए? यह प्रसिद्ध है रोगों की चर्म थ्योरी के लिए। पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाश्चर जो प्रसिद्ध है रोगों को चर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। पाश्चर किस लिए प्रसिद्ध है? रोगों की चर्म थ्योरी के लिए, जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव कौन है? यह जीव है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में मिलाते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है किसमें? मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है किसमें? यह पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अंग पौधों में भी। क्वेश्चन नंबर 25, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। क्यों? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि ये जीवाणु जीव द्रव्य से संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, इसका एक ही कारण है, जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसरिसिया कोलाई। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एसरिसिया कोलाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? माइकोबैक्टीरियम है। 28 नंबर क्वेश्चन, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किस जीवाणु के वजह से? भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लैस्ट्रोडियम बेटूनम द्वारा होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त कहाँ से होते हैं? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीवाणु से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त कहाँ से होते हैं? जीवाणु से। एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं कहाँ से? जीवाणु से प्राप्त होते हैं। 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 2 घंटे में यह
4 तो नहीं बने पाएगा, 16 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, होगा कितना 64। यानी कहने का मतलब है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजन होती है, टूटती है, विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो अगर यदि ये एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 20 यानी प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 64। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का है नाइट्रोजन यौगीकरण के निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फलीदार फसल, फलीदार फसल। नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, तो फलीदार फसल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। इसका कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन, चाय के पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। चाय के पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, जीवाणु का होता है। चाय के पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, जीवाणु का उपयोग होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृत जीवी जीवाणु कौन सा है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृत जीवी जीवाणु कौन सा है, तो यह एनाबीना है। मृदा में धान की पैदावार यानी मट्टी में धान की पैदावार बढ़ने वाला कुछ ऐसा मृत जीवी जीवाणु उसमें डाला जाता है जिसकी पैदा काफ़ी अधिक होता है, वह है एनाबीना। क्या है, एनाबीना है, ये है। अब है प्रशीतन खाद्य परिशिक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिशिक्षण में मदद करता है। कौन सी में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिशिक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न में चलते हैं। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। दही जमाने में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो यह खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, लैक्टोबैसिलस का। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है, यानी बैक्टीरिया उसमें हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस ही है वो भी। क्वेश्चन दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। इस प्रकार से मेरा कोशिश रहेगा प्रत्येक दिन मैं 1-2 वीडियो इस प्रकार से बनाता रहूं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, तो यह हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण की जीवाणु है, तो राइजोबियम है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने किया था, सर्वप्रथम जीवाणु को खोज किसने किया था, यह क्या था, इवान वोस्की ने। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने किया था, इवान वोस्की ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु को खोज किसने किया था, सर्वप्रथम जीवाणु का खोज इवान वोस्की ने किया था। विषाणु माने जाते हैं क्या, यह माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक। आगे इसको क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। यानी प्रश्न है विषाणु माने जाते हैं क्या सजीव पदार्थ विषाणु माने जाते हैं, नहीं, ये गलत है, विषाणु नहीं माना जाए। निर्जीव पदार्थ नहीं, यानी इसका आंसर राइट हो जाएगा। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप होता है जिसे विषाणु माने जाते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप होता है जिसे विषाणु माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम किस में नहीं होता है और किस में होता है, तो यह एंजाइम जो होता है विषाणु में एंजाइम नहीं होता है और शैवाल में एंजाइम होता है, लाइकेन में होता है और इसमें भी जीवाणु में भी होता है। अगले प्रश्न, TMV शब्द संबंधित है। TMV शब्द किससे संबंधित है, तो TMV शब्द जो है पानी से संबंध नहीं दोस्तों, सॉरी यह गलत टिक लग गया।
टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? टीएमवी शब्द विषाणुओं से संबंधित है। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? टीएमवी शब्द विषाणुओं से संबंधित है। 44 नंबर प्रश्न है, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि कहाँ कहाँ कर सकता है? विषाणु जो है जीवित कोशिका में ही वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, मृत में, शरीर में नहीं, पानी में नहीं, चीनी के विलयन में नहीं। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि आगे देखते हैं, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। जीवाणु क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, यानी विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणु में। एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणु में। एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? एंजाइम अनुपस्थित होता है विषाणु में। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आलू में मोज़ेक रोग, आलू में मोज़ेक रोग, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? आलू में मोज़ेक रोग के कारक का तत्व है विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग के कारक का तत्व है विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग जो होता है उसका कारण एक ही है, विषाणु। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन कहलाता है? शैवालों का। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? शैवालों का। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? शैवालों का अध्ययन होता है। शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो शैवालों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति, नहीं दोस्तों सॉरी, यह गलत लग गया। शैवालों की कोशिका भित्ति जो बनी होती है यह काइटिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का बना होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का बना होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में, यानी अगले प्रश्न देखते हैं, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यह मिलता है इक्लोरेला में। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? इक्लोरेला में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम क्या पड़ा? सरगासो समुद्र का नाम क्या पड़ा? सरगासो समुद्र का नाम ये शैवालों के कारण पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम क्या पड़ा? तो शैवालों के कारण नाम पड़ा सरगासो। अगला प्रश्न 53 नंबर है, गलगडन रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? यह जो है इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है। कौन होता है? आयोडीन होता है। गलगन रोग से बचा जा सकता है। गलगन यानी गलशोथ जो होता है, गलगन रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इन्हें इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या लेना चाहिए? आयोडीन को लेना चाहिए, आयन नमक को। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? यह लेमिनेरिया नामक एक घास होता है दोस्तों। यह इंटर में बहुत पढ़ने को पड़ता है, जो कि लेमिनेरिया नामक घास होता है जिससे कि आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया नामक घास जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त किससे होता है? केल्प प्राप्त किससे होता है? तो यह प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प प्राप्त किससे होता है? समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार से प्रत्येक मेरा दिन एक तरह से वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के सामने देंगे। अगले क्वेश्चन 56 है। 56 में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित है। यह तितली नहीं, तितली की माँ उसकी पोसती है, पालती है। शैवाल, हाँ शैवाल ये हो जाएगा, यानी स्वपोषी है शैवाल। शैवाल स्वपोषी होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? जैव उर्वरक के रूप में उपयोग कौन होता है? यह होता है राइजोबियम। बिल्कुल सही, राइजोबियम ही तो होगा उर्वरक उपयोग। नील हरित शैवाल ये भी हो जाएगा। एजोला, अर्थात ये सभी आंसर हो जाएंगे। यानी कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? उपयुक्त सभी, राइजोबियम, नील हरित शैवाल, एजोला। 57 का क्वेश्चन 58 देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न जो है,
58वां प्रश्न, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो यह जो आपूर्ति के कोशिकीय शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स, नहीं ये नहीं होगा। स्पाइरोगाइरा, ये भी नहीं होगा। कोलेरेला, हाँ ये ही होगा। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। लाल सागर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? लाल सागर लाल रंग जो होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण दिखता है। लाल सागर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है? तो शैवाल के कारण दिखता है। लाल सागर लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण दिखता है। एगार किस से तैयार होता है? एगार किससे तैयार होता है? तो यह शैवाल से तैयार होता है। एगार किससे तैयार होता है? तो शैवाल से तैयार होता है। एगार किससे तैयार होता है? तो शैवाल से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति जगत के गौर हरित विषम पोषित पौधों कौन से होते हैं? यह जो होते हैं फंजाई। क्या होते हैं? फंजाई। वनस्पति जगत के गौर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई होते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? यह जो संचित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। दोस्तों फटाफट यह क्विज डिस्कशन करा रहे हैं तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? सभी कवक सदैव विविध पोषी होती है। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो विविध पोषी होती है। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो विविध पोषी होती है। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? विविध पोषी होती है। माइकोराइज्मा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है? माइकोराइज्मा सहजीवी संबंध किसके मध्य होता है? यह जो होता है कवकों व उच्च पौधों के मध्य होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? यह कहलाता है कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? कोर्टिकोलस कहलाता है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं? सैक्सिकोलस। पहले क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं दोस्तों और ऑप्शन जो है गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो गोबर पर उगने वाला कवक कोप्रोफिलस कहलाता है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो यह क्लोरोफिल जो नहीं होता है किसमें? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किसमें? आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है किसमें? तो आलू का लेट ब्लाइट जो उत्पन्न होता है ये फाइटोप्योथेरा इन्फेस्टस द्वारा। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोप्योथेरा इन्फेस्टस द्वारा। अगला क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन है? डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक जो है यह है सैक्रोमाइस सेरेविसी है। अब जो है पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन क्या है? यह हो जाएगा कवक। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन कवक है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन कवक है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ऑर्गोट किससे प्राप्त होता है? ऑर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो ऑर्गोट जो प्राप्त होता है
कैलीवीसेप्स से, कैलीवीसेप्स से। और गोट किससे प्राप्त होता है? कैलीवीसेप्स से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे प्राप्त होता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे होता है? औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है पेनिसिलियम क्राइसोजोनम से। ईस्ट में कायिक जनन होता है। ईस्ट में कैसा जनन होता है? ईस्ट में कैसा जनन होता है? ईस्ट में मुकुलन द्वारा था। ईस्ट में कायिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा था। ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा था? मुकुलन द्वारा ईस्ट में कायिक जनन होता है। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल, कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देना। CO2 का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बना देना। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है। कारण यही है, CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देना। 76वां क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं दोस्तों। 77 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? म्यूकर नहीं खाया जाता है, पेनिसिलियम नहीं खाया, एगेरिकस खाया जा सकता है, एगेरिकस खाया जा सकता है, एगेरिकस खाया जा सकता है। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो प्राप्त होता है कवक से प्राप्त होता है। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से LSD प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किसमें उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जिससे प्राप्त होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन से होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसमें पृथक किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? यह पृथक किया वाक्समैन ने किया। टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन 81 में, टिक्का रोग किसमें होता है? तो टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। गन्ने में लाल शरण रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल शरण रोग कवक के कारण उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल शरण रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक के कारण। टिक्का रोग मूंगफली में होता है, गन्ने में लाल शरण रोग कवक के कारण होता है। सामान्य खाद्य छत्रक होता है किसमें? तो सामान्य खाद्य छत्रक होता है कस कर ठसाठस भरे कवक जाल में। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है। मशरूम कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? यह जो है पेनिसिलिन है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा है? पेनिसिलिन है। एथलीट फुट नामक बीमारी किस में उत्पन्न होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? यह जो उत्पन्न होती है कवक से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? यह जो दर्शाता है माइकोराइज्मा। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोग कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइज्मा। एफ्ला विष किससे बनते हैं? एफ्ला विष किससे बनते हैं? यह कवक से बनते हैं। एफ्ला विष किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। एफ्ला विष किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। एफ्ला विष बनते हैं कवक से। एस्परजिलियस का उपयोग किसके बने होते हैं? एस्परजिलियस का उपयोग किसके बने होते हैं? यह बने होते हैं पनीर के। एस्परजिलियस का उपयोग किसके बने होते हैं? पनीर के। एस्परजिलियस का उपयोग किसके बने होते हैं? पनीर के बने होते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम का प्रारंभ करने में सक्षम वास्तव में किसके सहजीवी के कारण होता है? यह जो होता है शैवाल और कवक के कारण होता है। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है? यह जो है हो जाएगा लाइकेन। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन।
लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से लिटमस निकाला जाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? यह कहलाता है हेलोटिज्म। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? यह कहलाता है कार्टिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस। चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? चट्टानों स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है? यह इसे कहा जाता है सेक्सिकोलस। चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। चट्टानों स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ये जो खाते हैं इंडो कार्पन को खाते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडो कार्पन को खाते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडो कार्पन को सब्जी के रूप में जापान में लोग खाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 100 अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी की औषधि परमेलिया से प्राप्त होता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? परमेलिया से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? परमेलिया से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? परमेलिया से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग वनस्पति जगत का जल स्तर कहा जाता है? किस वर्ग वनस्पति जगत का जल स्तर कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है ब्रायोफाइट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट को कहा जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। यह किसके कारण? तो ब्रायोफाइट्स के कारण। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। किसके कारण? ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं क्या क्या? तो ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं लीवर वट एवं मॉस। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित होते हैं लीवर वट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति जो उत्पन्न हुई टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो वह जो है एजोला है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या है? एजोला है। अगला क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन है। 103 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण इनमें से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो यह जो रखते हैं सिलेजीनेला को। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण इनमें से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो सिलेजीनेला को। निम्नलिखित में से किसे जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसे जो प्रयोग किए जाते हैं लाइकोपोडियम को प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसे जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है? एजोला को जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। 1300 कुछ है 35 करके। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? यह जो बनते हैं जिम्नोस्पर्म में। किस वर्ग के पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधों किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। चिलगोजा को कहा जाता है।
जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। कोरेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती है? कोरेलॉइड जड़ किसमें पाई जाती है? यह जो पाई जाती है साइकस में पाई जाती है। कोरेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। कोरेलॉइड जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। सबसे बड़ा बीज किसमें होता है? सबसे बड़ा बीज किसमें होता है? तो सबसे बड़ा बीज साइकस में ही होता है। सबसे बड़ा बीज किसमें होता है? तो साइकस में ही सबसे बड़ा बीज होता है। सबसे बड़ा बीज किसमें होता है? तो साइकस में सबसे बड़ा बीज होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा प्राप्त पाइनस से होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। साबुन दाना किससे बनाया जाता है? साबुन दाना किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। साबुन दाना किससे बनाया जाता है? साइकस से साबुन दाना बनाया जाता है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? यह जो प्राप्त होता है इफेड्रा से प्राप्त होता है। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? तो इफेड्रा से प्राप्त होता है। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? तो विषाणु एक अकोष्ठीय होता है। विषाणु एक अकोष्ठीय होता है। विषाणु क्या है? तो विषाणु अकोष्ठीय होता है। विषाणुओं पर प्रतिजैविकियों के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जो है सही, इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, यानी वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रति जीवाणुओं के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो यह हो जाएगा जीवाणु विकृति। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति है। निम्नलिखित में से किसे प्रदूषण संकेतक पौधा है? किसे प्रदूषण संकेतक पौधा कहा गया है? तो यह इसे जो कहा गया है कवको। निम्नलिखित में से किसे प्रदूषण संकेतक पौधा कहा गया है? तो कवको। निम्नलिखित में किसे प्रदूषण संकेतक पौधा कहा गया है? कवको। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किसे किया जाता है? तो एजोला को। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? यह जो संबंधित है नीला हरा शैवाल। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित है? नीला हरा शैवाल। निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण संबंधित है? नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्य जलीय जीव है? यह जो है शैवाल है। 122 प्रश्न नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काई नहीं होता? निम्नलिखित में पौधे के किस हिस्से में विभेदित काई नहीं होता है? यह जो है थैलोफाइटा में नहीं होता है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काई नहीं होता है? तो थैलोफाइटा में नहीं होता है। निम्नलिखित पौधे में से किसमें जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो इसे किया गया है पाइनस को वर्गीकृत किया जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डॉट वर्ग के पौधे में से निकाला जाता है। इसे निकाला जाता है थैलोफाइटा से निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे थैलोफाइटा वर्ग के एक पौधे से निकाला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंसी से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंसी से संबंधित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा यूग्लिना किंगडम फंसी संबंधित नहीं है। यूग्लिना किंगडम फंसी संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि इस पर और वीडियो इस प्रकार से हम बनाते रहें। और इसे लाइक शेयर दोस्तों के साथ सब्सक्राइब अपने ज़रूर कर लें। और इस प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर लुसेंट ऑब्जेक्टिव का देते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद, जय भारत।